12वां घंटा। अपने डाटा बैंक में क्रांति लाएं। कुछ किशोरों से पूछा गया, आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? पहला जवाब था कोई और नौकरी पाना, और ज्यादातर जवाब इसी से मिलते जुलते थे। हुनर सीखना। आप चाहे अफ्रीका चले जाएं या एशिया, आपको इस सवाल का यही जवाब सुनने को मिलेगा। क्या उन किशोरों के लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? उनमें से बहुतों के हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ज्यादातर मामलों में जब लोग काम काज करने लगेंगे तो उनकी शैक्षिकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा। दूसरी ओर सफल लीडर्स वे हैं जिनका डाटा बैंक हमेशा बढ़ता रहता है। उनके मस्तिष्क विशाल कंप्यूटर की तरह होते हैं जिनमें सामग्री भरने के लिए नई मेमोरी चिप्स लगती रहती हैं। उनके लिए नए विचार और नई जानकारियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि सांस लेने के लिए हवा। महान प्रेरक वक्ता चार्ल्स ट्रिमेंडस जोन्स ने कहा था, आप आज जो हैं 5 साल बाद भी वही रहेंगे, सिवाय 2 चीजों के, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं और जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं। तो इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग और कौन सी पुस्तकें आपको प्रभावित करेगी और आप में परिवर्तन लाएंगी। आपको किस तरह का इनपुट मिलना चाहिए? आपको क्या सुनना चाहिए? आपको किस पुस्तक को पढ़ने में समय लगाना चाहिए? और सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए आप इस नई जानकारी का कैसे उपयोग कर सकते हैं? सतत शैक्षिकी योजना बनाने के लिए इसे उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। इसमें एक निश्चित कार्य योजना का संकल्प शामिल होता है। यहाँ पर 3 सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. हर दिन कुछ मिनट ऐसे विषय को टटोल लें जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। 2. नई और नवाचारी जानकारी पाने के लिए सवाल पूछें। 3. हर दिन कम से कम 10 मिनट सेल्फ हेल्प पुस्तकें व प्रेरक सामग्री पढ़ें या सुनें। सामान्य से हटकर आपको किसी नए क्षेत्र की जानकारी हासिल करने में समय क्यों लगाना चाहिए? यही तो उदारवादी कला शिक्षा का सार है। यह आपके क्षितिजों का विस्तार करती है और इसकी वजह से आप में उस स्तर पर लोगों के साथ संप्रेषण करने की योग्यता आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि आप पढ़ने के स्तर से आगे जाना चाहें और सचमुच इसका अनुभव करना चाहें। जेसामिन वेस्ट ने अपनी पुस्तक टू सी द ड्रीम में कहा था, अगर मैं किसी तरह के समूह में शामिल होती तो यह ऐसा समूह होता जिसके सदस्यों को महीने में कम से कम एक बार कोई नई चीज आजमानी होती। वह नई चीज बहुत छोटी भी हो सकती थी, नाश्तेमिस्टिक, मेढक का शिकार, पैरबासे पर चलना, कविता का एक छंद याद करना, या फिर सारी रात खुले आसमान के नीचे रहना, नाचना, किसी अजनबी से बात करना, नया व्यायाम करना, बकरी दुहना, बाइबल पढ़ना, कोई भी चीज जो आम तौर पर नहीं की जाती। अपनी जीवन शैली में विविधता और नई चीजें जोड़ना रोमांचकारी होता है। इसका एक अतिरिक्त फायदा यह है कि आपको नई जानकारी और नए अनुभव मिलेंगे। सही समय पर इस जानकारी या अनुभव के विस्तृत विवरण याद करने की अपनी योग्यता पर आप हैरान रह जाएंगे। लेखक C.D. बोर्ड लिखते हैं, हर व्यक्ति हर पल अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद रखने में सक्षम है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम हमारी रक्षा करते हैं और निरर्थक या प्रासंगिक ज्ञान के ढेर से हमें बचाते हैं ताकि हम दुविधा में न पड़ जाएं या इसके बोझ तले न दब जाएं। इसलिए वे ज्यादातर जानकारी को गहराई में पहुंचा देते हैं और हमें वे याद नहीं रहती। वे सिर्फ बहुत कम और खास चुनिंदा बातों को ही तात्कालिक स्मृति में रखते हैं जिनके व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी होने की संभावना होती है। जानकारी के ओवरलोड की चिंता न करें। आजीवन सीखने का आपका उद्देश्य ज्ञान हासिल करना होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी मिले। किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ होना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे विषयों को एक साथ जोड़ने की काबिलियत अक्सर महत्वपूर्ण बन जाती है। अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस में T.S. कुहा बताते हैं कि कई महत्वपूर्ण खोजें युवा वैज्ञानिकों या उन लोगों ने की जो अध्ययन के क्षेत्र में पहला कदम रख रहे थे। इसका कारण ये था कि स्वीकृत मान्यताओं से उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं हो पाई थी। आइंस्टीन हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन इससे उनकी योग्यता सीमित नहीं हुई। आप जब अगली बार लाइब्रेरी जाएं, तो ऐसी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करें जिन्हें पढ़ने के बारे में आपने पहले कभी न सोचा हो। मंक्स, नन्स एंड मोनास्ट्रीज लिखने वाले सेकेवेरेल सिटवेल अपने विषय की गहराई में जाते हैं। शायद आप भी जाना चाहें। जल्द ही आप खुद को द आर्ट ऑफ हैंग ग्लाइडिंग से लेकर द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ विलियम जेनिंग्स ब्रान पढ़ता हुआ पा सकते हैं।
सुनने का संकल्प करें। जब लिंडन बी जॉनसन टेक्सास के जूनियर सेनेटर थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस की दीवार पर एक साइन बोर्ड टांग रखा था, जब आप सारी बातचीत खुद करते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते हैं। पक्के इरादे के साथ सुनने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत सारे सवाल पूछना और फिर जवाबों को गौर से सुनना। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। वे लोगों, खास तौर पर अपने कर्मचारियों की बातें सुनने में यकीन करते थे। एक बार वे अपने हेलीकॉप्टर से माउंट प्लेजेंट टेक्सास तक गए और अपना हेलीकॉप्टर वहीं छोड़ दिया। उन्होंने अपने साथी पायलट को निर्देश दिया कि वह उन्हें सड़क पर 100 मील आगे मिले। फिर उन्होंने कंपनी का एक ट्रक रोका और बाकी का रास्ता ड्राइवर के साथ बातचीत करते हुए काटा। उन्होंने कहा, इसमें बड़ा मजा आया। साथ ही ये सीखने का एक महान अनुभव भी था। रेस्टोरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस मैगजीन के अनुसार डलास स्थित चिलीज देश की 5 बेहतरीन फूड सर्विस चेस में से एक है। इस कंपनी का मुखिया भी कर्मचारियों की बात सुनता है। चिलीज के चेयरमैन नॉर्मन ब्रिनकर का मानना है कि दो तरफा संवाद कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के साथ ही अच्छे संबंध बनाने की कुंजी है। उन्होंने ये भी सीखा कि ऐसे संप्रेषण से बहुत लाभ हो सकता है। चिलीज के मेनू के लगभग 80% व्यंजन यूनिट मैनेजर्स के सुझावों का नतीजा है। कई लोग सुनने की रस्म तो अदा करते हैं, लेकिन गलत संदेश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उन 2 आदमियों की तरह जो लंदन की सड़क पर पैदल जा रहे थे। उन्हें अचानक पास के चर्च से संगीत सुनाई दिया। एक आदमी ने कहा, कितना बेहतरीन संगीत है ना। दूसरे ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाया। पहले आदमी ने दोहराया, संगीत कितना बढ़िया है, लेकिन एक बार फिर दूसरा आदमी उसकी बात नहीं सुन पाया। पहला आदमी तीसरी बार बोला, कितना बढ़िया संगीत है। कोई फायदा नहीं, जवाब मिला। ये घंटियां इतना शोर कर रही हैं कि मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुन सकता। एक अकाउंटेंट ने इस बात का हिसाब लगाया कि न सुनने की वजह से कंपनी को कितना नुकसान होता है। उसका निष्कर्ष था, सामान्य कर्मचारी दिन का 3/4 हिस्सा शाब्दिक संप्रेषण में बिताता है। इसमें से आधा सुनने में लगता है। अगर यह मान लिया जाए कि औसत कर्मचारी श्रोता के रूप में सिर्फ 25% प्रभावी है, तो इसका मतलब है कि $50,000 सालाना तनख्वाह पाने वाले मैनेजर को $12,500 खराब श्रोता होने के मिलते हैं। दूसरों की बातों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और फिर विशिष्ट सवाल पूछें, जिनका मकसद लोगों से आगे की जानकारी लेना हो। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि ज्ञान शक्ति है, और अगर आप सिर्फ ज्ञान देने का काम कर रहे हैं तो आप इसे पा नहीं सकते। सुनना शुरू करें। आशावाद का माहौल। दुनिया की सर्वकालिक बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में व्यक्तिगत प्रेरणा की कुछ पुस्तकों का नाम काफी ऊपर है। इनमें डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच को कालजयी पुस्तकों की श्रेणी में रखा जाता है। कई लोग किशोरावस्था में इस तरह की 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और वहीं पर बात खत्म हो जाती है। न जाने क्यों उन्हें दोबारा कभी प्रेरक सामग्री पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। 1972 में केन लिप्के ने बफेलो, न्यूयॉर्क में जिब्राल्टर स्टील कंपनी स्थापित की। इसमें उनका व्यक्तिगत निवेश सिर्फ $500 था। 20 साल बाद वे मल्टीमिलियनेयर बन चुके थे और दुनिया के एक बहुत मुश्किल उद्योग में काफी मुनाफे वाली कंपनी चला रहे थे। ऐसा कैसे हुआ? लिप्के का कहना था, जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं स्टील बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। युवावस्था में मैंने कायरोप्रैक्टर बनने का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मेरे एक शुरुआती मार्गदर्शक ने मुझे सेल्फ हेल्प पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे तत्काल एहसास हो गया कि बड़ा सपना देखना और लोगों का नेतृत्व करने की योग्यता सीखना मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। मैंने कभी प्रेरक पुस्तकें पढ़ना नहीं छोड़ा और उनसे सीखे सिद्धांत अपने बिजनेस में लागू करता चला गया। लिप्के ने सीख लिया कि तकनीकी योग्यताओं और स्टील प्रोसेसिंग के ज्ञान वाले लोगों को खोजना आसान है। योग्य अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स और सेल्स पीपल बहुतायत में मिल जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट शुलर और नॉर्मन विंसेंट पील जैसे लोगों से सीखे गए सिद्धांत अनूठे थे और वही उनके स्पार्क प्लग थे। उन्होंने आशावाद और टीम वर्क का माहौल बनाने की योग्यता विकसित की, जिसका परिणाम एक दिग्गज कॉरपोरेशन था। यूएसए टुडे के संस्थापक एलन एच न्यूहार्थ ने कहा है, हर अनुभव से हर कुछ न सीखें, सिर्फ सकारात्मक चीजें सीखें।
हमें ये सच्चाई पहचानने की जरूरत है कि आप इसे कर सकते हैं वाली लगभग हर सेल्फ हेल्प पुस्तक में बुनियादी तौर पर एक ही संदेश होता है, जिसे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। ऐसी सामग्री पढ़ते रहने की योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? सेंट लुइस के एक कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट ने कहा था, वयस्क होने के बाद मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक हर साल कम से कम एक बार पढ़ी है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ, यह मुझे हर बार बिल्कुल नई लगती है। अपने जीवन और कामकाज में इसके विचारों पर अमल करने से मेरा विकास जारी रहता है। पुस्तक शायद वही रहती है, लेकिन इसे पढ़ने वाला यानी मैं हर बार बदल जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्व सहायता की पुस्तकें कमाल की होती हैं, क्योंकि इनसे प्रेरणा पाने के लिए आपको अध्याय 1 से शुरू करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह की पुस्तक को आप किसी भी पेज से खोल लें, आपको अमल करने लायक सलाह मिल जाएगी। दैनिक प्रेरक अध्ययन योजना बनाने के मामले में हम आपको एक आसान सी सलाह देना चाहते हैं। अपने बिस्तर के पास एक प्रेरक पुस्तक रखें और हर दिन उसके 10 पेज पढ़ें। अगर आज महीने की 6 तारीख है तो 60 पेज से शुरू करें। अगर 14 तारीख है तो 140 पेज से शुरू करें और आगे 10 पेज पढ़ लें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सीखे हुए सिद्धांत पर तत्काल अमल करने का फैसला करें। सिद्धांतों पर अमल करने से ही वे सक्रिय होंगे और आपके व्यवहार का स्थायी हिस्सा बन सकेंगे। व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल है। इसे अपने दैनिक अध्ययन कार्यक्रम का आधार बना लें। इतिहास के महान लीडर्स महान सीखने वाले लर्नर्स रहे हैं। जब थियोडोर रूजवेल्ट की मृत्यु हुई, तब भी उनके तकिए के नीचे एक पुस्तक थी और वे जीवन के आखिरी क्षण तक दूसरों के विचार ग्रहण कर रहे थे। कभी भी विकास करना बंद न करें। सपाट पठार व्यक्तिगत अनुभव में नहीं, बल्कि भूगोल की पुस्तकों में पाए जाने चाहिए। आपके मानसिक डाटा बैंक में क्रांति लाने का रहस्य यह है कि आप जितना दें उससे ज्यादा ग्रहण करें। व्यापक अध्ययन करें, गौर से सुनें और स्व सहायता के सिद्धांतों को हर दिन कर्म में बदलें।